हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे किस बेस पे अकाउंटिंग की जाती है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का वो ये जानना होता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस क्या है बिजनेस का जब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को करने के लिए दो बेस लिए जाते हैं, एक होता है कैश बेस, एक होता है अक्रूअल बेस। कैश बेस अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी जब तक उसमें कैश में डीलिंग होगा। उधार में अगर जो ट्रांजेक्शन की गई है उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी जिनके अंदर कैश में डीलिंग की गई है, चाहे इनकम की बात हो चाहे खर्चों की बात हो। कैश बेस अकाउंटिंग कहते हैं कि इनकम को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में कैश में रिसीव नहीं हो जाती। ऐसे खर्चों को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में कैश में पे नहीं किए जाते। यानी जो इनकम कैश में रिसीव हो चुकी है रिकॉर्ड कर ली जाएगी अकाउंट्स के अंदर, जो खर्चे एक्चुअल में कैश में पेमेंट कर चुके हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा अकाउंट्स के अंदर। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड तब तक नहीं करेंगे जब तक उनमें कैश में जो एक्चुअल में कैश रिसीव या फिर पे नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, कि दिस प्रॉफिट इज़ मेयरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब एक्सेस होती है एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम्स ओवर एक्चुअल पेमेंट। यानी कि जब हमारे पास कैश ज़्यादा है खर्चों के रूप में जब हम पैसा खर्च करते हैं, जैसे गुड्स को परचेज़ करने के ऊपर, एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं वेजेस के ऊपर, सैलरी रेंट वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पे जब इनकम ज़्यादा है खर्चों से तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएंगे। इनकम और जो प्रॉफिट होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के हेल्प से। तो यहाँ पे जो ये बेस है ये उन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उधार में काम नहीं करते। जैसे वकील हो गए हैं, डॉक्टर्स हो गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये कैश में डीलिंग करते हैं, उधार में काम नहीं करते। तो इन लोगों के लिए कैश बेस अकाउंटिंग करना बेस्ट रहता है। फ़ायदे क्या होते हैं, ये सिंपल तरीका होता है, विश्वास योग्य होता है। नेक्स्ट कि यहाँ पे किसी भी तरीके की पर्सनल जजमेंट की या एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक्चुअल में कैश के बेस्ड जो काउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि ये ओन एंटरप्राइज के लिए बेस्ट होता है जो कैश के अंदर डीलिंग करती हैं, उधार में काम नहीं करती, कैश बेस पे काम करती हैं। नुकसान क्या होता है इनका कि यहाँ पे हमें ट्रू फेयर पिक्चर है जो प्रॉफिट एंड लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलती। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हमें ट्रू प्रॉफिट का पता नहीं लग पाता, बैलेंस शीट बना करके हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता चल पाता क्योंकि हम इसमें कैश बेसिस के अंदर इग्नोर कर देते हैं जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं। आउटस्टैंडिंग खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कर तो दिए हैं लेकिन उसकी कैश पेमेंट नहीं की गई है। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो एडवांस में पे कर दिए गए होते हैं। अक्रूड इनकम ये वो इनकम होती है जो कमा ली गई लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ऐसी जो इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है इनको अवॉइड कर दिया जाता है। जब ये ट्रांजेक्शन्स अवॉइड कर दी जाएंगी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रू प्रॉफिट का नहीं पता लगा पाएंगे, ऐसी बैलेंस शीट से ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का जो पता नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट इसकी कमी आती है, इट डज़ नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि जो रिवेन्यू जनरेट की गई है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कितने कॉस्ट है उन दोनों को मैच करके चलते हैं। तो यहाँ पे जब कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जाएगी तो यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल है जो फिर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्जांपल के तौर पे जब एक्विजिशन किया गया गुड्स को, यानी कि जब गुड्स को ख़रीदा गया है, विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच पेमेंट इज़ मेड। तो यहाँ पे जो गुड्स को ख़रीदा गया है उस गुड्स की खरीद का जो खर्चा हम उस साल मानेंगे जब उसकी एक्चुअल पेमेंट की गई है, ना कि उस साल जब उसका बेनिफिट लिया गया है। There is a great possibility of manipulation of profit
इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के, धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब कैश बेस पे अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि जो पेमेंट होती हैं या तो वो कुछ डिले हो जाती हैं या कुछ पेमेंट जल्दी मिल जाती हैं। इस तरीके से जो इनकम होती हैं मे बी वो पोस्टपोन हो जाती हैं या फिर जल्दी कलेक्ट हो जाती हैं, जिस कारण से जो यहाँ पे टाइम पे पेमेंट रिसीव होना या पेमेंट करना है जो नहीं होता, जिस कारण से धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो कंपनी एक्ट 2030 है तो यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको कोई भी पहचान है जो नहीं दी जाती। नेक्स्ट बेस आते हैं अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को कैश बेस पे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जाती हैं साथ के साथ रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, चाहे कैश में डीलिंग हुई हो चाहे ना हुई हो। जैसे इनकम रिकॉर्ड कर ली जाएगी, जैसे वो कमा ली गई है या अक्रू की गई है, चाहे उसकी कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सेल की गई है, मान लेते कि उधार में भी सेल की गई है, तब भी उसको हम टोटल सेल के अंदर शामिल कर लेंगे उसी टाइम पीरियड के अंदर, उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर जिस साल सेल की गई है। इसी तरीके से जो खर्चे किए गए उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे खर्च किया गया है या ड्यू हो चुका है, चाहे बेशक उनके लिए कोई भी कैश पेमेंट नहीं की गई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रेंट ड्यू हो चुका है लैंडलॉर्ड का, लेकिन पे नहीं किया गया, फिर भी हम उसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे, तो उसको उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर शामिल कर लेंगे जिस साल वो किया गया है, ना कि उस साल जब वो पे किया गया है। एंड नॉट इन द पीरियड विच इज़ पेड, यानी कि हमने पेमेंट के बेस पे नहीं रिकॉर्ड करनी ट्रांजेक्शन, हमने जैसे ही वो इवेंट हैपन होता है, ट्रांजेक्शन हैपन होती है, उसी बेस पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्चुअल कैश बेस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अक्रूअल बेसिस होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे किसी पार्टिकुलर पीरियड का, तो ये फॉलो करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल को, जिस कारण से हमें ट्रू जो प्रॉफिट पता चल जाएंगे। क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो हमने रिवेन्यू जनरेट किया एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे कितनी कॉस्ट आ चुकी है, तो वो मैच की जाएगी रिवेन्यू कॉस्ट, जिससे हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस का जब पता लग पाए। ऐसे ही हम अक्रूअल बेस में भी करते हैं कि जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जाते हैं उसको साथ के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे उसके लिए एक्चुअल में कैश की डीलिंग की गई है नहीं की गई है। दिस मेक इट नेसेसरी टू कंसीडर, तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, अक्रूड इनकम होती है, जो एडवांस में इनकम रिसीव हो चुकी है, ये सारे ट्रांजेक्शन को हम शामिल करके चलते हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। जो कंपनी एक्ट 2013 है ये भी इस रिकॉग्नाइजेशन देता है अक्रूअल बेस अकाउंटिंग को। तो यहाँ पे इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, फ़ायदों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट आता है कि इससे ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता चल पाता है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कि क्या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है। प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चलता है बैलेंस शीट बना करके। तो जब अक्रूअल बेस पे अकाउंटिंग की जाएगी तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम रिसीव हुई है वो सारी रिकॉर्ड कर ली जाती है अक्रूअल बेस के ऊपर, जिससे हमें ट्रू प्रॉफिट का पता चलता है, ट्रू लॉस का पता चलता है, और ऐसी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है जब बिजनेस की पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है ये जो कंसेप्ट है ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इस कारण से ये विश्वास योग्य है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहती है जब भी कंप्यूट किया जाता है प्रॉफिट जो अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के होते हैं। जब हम अक्रूअल बेस पे जब डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जिससे जो डिस्टिंक्शंस बिटवीन कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कर पाते हैं, यानी कि फ़र्क लगा पाते हैं कि क्या खर्चे कैपिटल नेचर के हैं फिर रिवेन्यू नेचर के हैं, तो उनको हम ईजिली तरीके से है जो सेपरेट कर पाते हैं। इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है जो रिकॉग्नाइज़ किया गया, पहचान मिली है। अगर बात की जाए इसके नुकसान की तो कहते हैं ये आसान नहीं है। जैसे कैश बेस अकाउंटिंग ईजी है वैसे अक्रूअल बेस अकाउंटिंग ईजी नहीं होती है। कहते हैं कि जब हम अक्रूअल बेस पे लेके चलते हैं ट्रांजेक्शन्स को तो यहाँ पे एस्टिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है और पर्सनल जजमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे फ़र्क की अगर बात की जाए कि डिफरेंस क्या है कैश बेसिस अकाउंटिंग में और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है जो कैश बेस पे होती हैं।
अक्रूअल बेस के अंदर हम दोनों ही ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो कैश पे हो चाहे वो क्रेडिट पे हो। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम किस टाइम पे रिकॉर्ड की जाती है? जब एक्चुअल में इनकम रिसीव होती है, जब एक्चुअल में कैश है जो रिसीव होते तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब इनकर हो जाती है ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जैसे सेल कर दी गई है, चाहे उसके अगेंस्ट कैश मिला हो चाहे ना मिला हो, तभी हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही सेल किया गया है। तो यहाँ पे वेट नहीं किया जाता कि जब कैश रिसीव हो तभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए, जैसे सेल की जाती है साथ के साथ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, किस टाइम पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है? जब एक्चुअल में कैश पे की जाएगी खर्चों की तब रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे खर्च किया गया है तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे उसके लिए खर्च यानी कि कैश पे किया गया या नहीं किया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस। तो यहाँ पे हम इनको कंसीडर नहीं करते जब भी अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जबकि अक्रूअल बेस के अंदर इन्हें कंसीडर किया जाता है। लीगल पोजीशन क्या है? जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो ये कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, जबकि अक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, यहाँ से हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का नहीं पता चल पाता क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड है जो नहीं रखा जाता है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। यहाँ से हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। सुटेबल किन के लिए है? जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए हैं, लॉयर्स हो गए हैं, उनके लिए सेट बैठता है ये। लेकिन अक्रूअल बेस है जो प्रॉफिट मोटिव एंटरप्राइज होते हैं उनके लिए बेस्ट है। अगर बात की जाए लास्ट टाइप हमारे पास आती है अकाउंटिंग की हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाम से क्लियर है, मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि यहाँ पे हमने कैश बेस और अक्रूअल बेस दोनों का ही इस्तेमाल करना है। कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बेस पे, कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा अक्रूअल बेस पे। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैश और अक्रूअल, यानी कि दोनों के शामिल करता है, दोनों का मिक्सर है। इस हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो रिवेन्यू जो असेट्स होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बेसिस पे, जबकि जो एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी होती है उनको अक्रूअल बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। जो प्रोफेशनल्स पीपल होते हैं जैसे डॉक्टर हो गए हैं, लॉयर्स हो गए हैं, ये अडॉप्ट करते हैं उस मेथड को जब भी वो प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ये जानने के लिए कि कितनी नेट इनकम हुई उनके एक पीरियड के दौरान, तो वो इग्नोर कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम को, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। जो ये आइडिया ये क्लेम करता है, क्यों करते हैं ऐसा, यानी कि आउटस्टैंडिंग इनकम को तो नहीं लेते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सके जब भी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है। जब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया तो उसमें डिडक्शन ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की छूट मिल जाती है टैक्स पेमेंट करते समय। जो हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है ये एक्सेप्टेबल है और अप्रूव्ड सिस्टम है एज़ पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेसिस से अकाउंटिंग, किस बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।